अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन आज हम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना है कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ अलजेब्रा की आपके सामने, एंड लेट्स सी। एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ जी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन है, इसमें इक्वालिटी का साइन भी है, अलजेब्रा की इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली पहचान है, 2-3 पहचानें हैं, मैं बारी बारी बताऊंगा। पहली पहचान तो ये है कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक x है और एक y है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे हो ही नहीं सकती, राइट। इसको हम कांटा लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, और वो इक्वेशन होगी मिसाल के तौर पे 2x प्लस 3x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसमें अब एक ही वेरिएबल आ रहा है, जिस तरह हमने बात की थी कि एक वेरिएबल आना चाहिए, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी पहचान ये है कि उसमें कम से कम एक जो वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल आ रहा है, वो कम से कम एक टर्म में उसकी पावर स्क्वायर होनी चाहिए। यानी यहाँ स्क्वायर लगा हो या यहाँ स्क्वायर लगा हो, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो ये भी नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं एक इक्वेशन की जो एक्चुअली क्वाड्रेटिक है। सो अब इक्वेशन को हम लिखते हैं जो 2x स्क्वायर, इसी को चेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है और कोई वेरिएबल नहीं है, सो ये चेक हो गया। दूसरी, कम से कम एक टर्म में x की जो पावर है वो 2 है, इसमें नहीं है, बट दैट्स ओके। एक ही टर्म में हमें होना काफ़ी। अगर एक भी टर्म में आ जाए स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड दैट इज़ ओके। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल और भी लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और इसमें मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसके अंदर बाकी कंडीशंस तो पूरी हो रही हैं, वेरिएबल भी एक ही है, 2 की पावर भी आ रही है, लेकिन इसमें एक 3 की पावर भी आ रही है। सो फाइनल कंडीशन ये है, जो हमने पहले भी कहा था कि जी एक कम से कम टर्म में x की पावर या वेरिएबल की पावर स्क्वायर होनी चाहिए। तो कहना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर होनी चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इस तरीके से ये 3 कंडीशंस हैं। एक वेरिएबल होना चाहिए, उस वेरिएबल में किसी एक टर्म में स्क्वायर आना चाहिए, और स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। अच्छा, अब हमने जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई कर ली, और बाय द वे ये x का वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें भी वेरिएबल एक ही है, चाहे उसका नाम x हो या y हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं आ रही, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि जी वेरिएबल हो, उस पर स्क्वायर लगा हो, और स्क्वायर से बड़ी कोई पावर बिल्कुल ना लगी हो। अच्छा, ये तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि जी इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब जब आपको इक्वेशन दी जाती है, तो उसका सेकंड स्टेप ये होता है सॉल्व करने का, आइडेंटिफाई करने के बाद, कि उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है? पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें सबसे पहली जो टर्म है वो x स्क्वायर की टर्म है, दूसरी टर्म x की टर्म है, यानी पावर 1 की, और तीसरी कांस्टेंट है, और राइट साइड पे 0 आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, तो उसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, यानी ये जो 2 लिखा हुआ है, इनको नाम दे दिए जाते हैं। पहले का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे का कोफिशिएंट जो है उसको a कहते हैं, पहले वाले कोफिशिएंट को b, दूसरे वाले को b कहेंगे, तो b इज इक्वल टू 3, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c कहते हैं, तो c विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये a, b और c हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा जब इक्वेशन आपको समझ में आती है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होती, तो उसको पहले इस फॉर्म में लाना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्म है जी, इसको मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 2x माइनस 3। अब ये एक इक्वेशन है। अब इसको देख में बाज़ाहिर तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी एक ही है, और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, मौजूद है 2, और 2 से ऊपर मौजूद नहीं है, तो होना तो इसको क्वाड्रेटिक ही चाहिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें टर्म्स आगे पीछे हुई हुई हैं, और x की 2 टर्म्स आ रही हैं, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है।
तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले ये करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को हम जमा कर लेंगे। तो 5x प्लस 2x चूँकि इनका वेरिएबल एक ही है तो ये जमा हो सकती हैं, तो ये बन जाएगी 4x² इज इक्वल टू 7x माइनस 3। और फिर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगी 4x² माइनस 7x प्लस 3। जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और अब इसके ए बी सी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जी ए जो है वो ये है, ए इज़ इक्वल टू 4, बी जो है वो -7 है, सो बी इज़ इक्वल टू -7, और सी जो है दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया इसको। और ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आगे जाके जब मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हमें आसानी हो जाएगी, और स्पेशली आगे जाके अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें तो उसमें ए बी और सी की टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो किसी भी फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी इसका कन्वर्जन। अब इसको हम एक्चुअली सॉल्व करते हैं, और इसको हम जैसे मैंने पहले कहा था फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड और भी होते हैं लेकिन आज हम ज़्यादा फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है x² प्लस 7x प्लस 12, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ना होती तो हम इसको ले आते। इसको अब हमने करना है सॉल्व। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड में अब इसके पहले ए बी सी इसके जो हैं वो लिख लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। b इज़ इक्वल टू 7 क्योंकि x² के साथ सॉरी कुछ नहीं लगा हुआ। x की जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो b इज़ इक्वल टू 7, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है, सो c इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें जो दरमियान वाली टर्म है यानी कि 7 यानी कि b की जो टर्म है इसको हमने ब्रेकअप करना है दो हिस्सों में, कि दो हिस्से ऐसे कि जब वो जमा करें तो वापस 7 आ जाए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करें तो a और c का मल्टीपल आ जाए। यानी कि a को अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं, a मल्टीप्लाइड बाई c, तो 1 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी। तो हमें इसको ऐसे ब्रेकअप करना है कि इसके दो हिस्से बन जाएं जिनको जमा करके तो 7 ही आए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, यानी 12 के फैक्टर्स हों वो। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये 7 है, 7 को लिखने के तरीके हैं, अब मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, ऑल्दो हम ये ज़बानी भी कर सकते हैं। अगर 7 हमने बनाना है तो 7 के लिए 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7, राइट। अगर लेकिन जब मैं 6 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 6 आ जाता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि 5 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है जी। लेकिन जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आ जाता है, हमें तो 12 चाहिए। फिर मैं लिखता हूँ जी 4 प्लस 3, ये भी 7 है, और जब मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 3 तो ये 12 आ जाता है। सो दिस इज़ द वन दैट वी नीड। ये दो ऐसे फैक्टर्स बन गए 12 के जिन्हें जमा किया जाए तो दरमियान की टर्म आ जाती है, यानी ए सी के 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स मिल गए हैं जिन्हें जमा किया जाए तो बी यानी दरमियान की टर्म आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका करना क्या है, इसके आगे बहुत आसान है। करना यह है कि इक्वेशन में हम जो x की टर्म है इसको वैसे ही लिख देंगे। मैं पहले पूरी इक्वेशन यहाँ दोबारा लिखता हूँ ताकि आसान हो जाए। सो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, x² ही रहा अगले स्टेप में, इसको कुछ नहीं किया। 7 को अब हमने ब्रेक कर लिया 4 और 3 के अंदर। सो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और ये 4 प्लस 3 लिखा है। 4 प्लस 3 की टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो वापस 7 आ जाएगा, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, यानी इक्वेशन वैसी की वैसी ही है, इट्स द सेम इक्वेशन, सिर्फ हमने 7 को ब्रेकअप किया है दो पार्ट्स में। अब जबकि हमने इसको ब्रेकअप कर लिया तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। पहली जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 4, और जो दूसरी दो टर्म्स हैं इसमें कॉमन आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये कैसे हो रहा है, अगर आपने बेसिक अलजेब्रा की हुई है तो आपको कॉमन लेना आता होगा, वरना ये बड़ा सिंपल है। इस टर्म में और इस टर्म में x कॉमन है तो x बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ गए, जो रह गई दोनों टर्म्स में ब्रैकेट के अंदर आ गई। और उसकी निशानी है कि अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाता है, और अगर x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाता है। इसी तरीके से ये जो दो टर्म्स थी इसमें 3 कॉमन है तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया और बाकी जो रह गया वो अंदर आ गया। और इसको चेक करने का तरीका यही है कि अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म वापस आ जाएगी, और अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म वापस आ जाएगी, यानी 3 4 12। तो ये ठीक हो गया। अब दो टर्म्स आ गई, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों टर्म्स में अभी जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है ये कॉमन है।
ठीक है ना, ये भी x+4 है, ये भी x+4 है। तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप के अंदर, और अगले स्टेप में हम कहेंगे कि जी x+4 कॉमन आ गया और बाकी जो टर्म्स x+3 हैं वो उसके ब्रैकेट के अंदर आ गई। और अगर इसको आप खोल के लिखें, मल्टीप्लाई करें, तो ये एग्जैक्टली वापस हुए। तो अभी तक हमने इक्वेशन को कुछ नहीं किया। हमने इसको अगर हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो x² इंटू x x² आ जाएगा, फिर 4x आएगा, फिर 3x आएगा, 4+3 जो है वो आपका 7 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो 12 कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। तो हमने सिर्फ इसको फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स बना लिए। अब ये दो फैक्टर्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब जब दो टर्म्स आपस से मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैथ्स का एक बुनियादी असूल है कि इनमें से कम एक टर्म जो है वो जीरो ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 9 जीरो नहीं हो सकता, या 1 इंटू 18 भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इक्वल टू के दूसरी साइड पे जीरो आ रहा है तो इनमें से या तो ये टर्म जीरो होगी या ये टर्म जीरो होगी। तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं कि आइदर x+4 इज इक्वल टू 0 और x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, या तो ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, वरना दूसरी साइड पे जीरो आ नहीं सकता था। अब ये देखें कि इस तरह से लिखने में हुआ ये कि जो बड़ी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें स्क्वायर आ रहा था, इसकी हमने दो छोटी छोटी इक्वेशंस बना ली हैं। और ये इक्वेशंस बहुत आसान है बिकॉज ये सिंपल इक्वेशंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। तो यही इसके दो जवाब हैं, यानी इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस हैं वो हैं -4 और 3। ये दोनों इसके जवाब हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही जवाब आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दो जवाब कैसे आ गए, तो इक्वेशन का एक जवाब होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो जवाब हैं। और इसको चेक करने का भी तरीका ये है कि अगर -4 को मैं वापस इसके अंदर प्लेस कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो ये सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, मेथड हमने देख लिया। अब एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं क्विकली, ताकि ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक और इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर भी हम पहले ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ए जो है वो है इस केस में 1, क्योंकि x² के साथ 1 है। b जो है वो 15 है बिकॉज x के साथ 15 है। एंड c इस केस में ज़रा बड़ा है विच इज़ 56। ठीक है जी, so c इज़ 56। अच्छा, c इज इक्वल टू 56, तो a इंटू सी जो है वो हो जाएगा 1 इंटू 56 इज इक्वल टू 56, और b जो है ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा हुआ है। तो हमने करना ये है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं a c के, जिस तरह पिछली दफ़ा बनाए थे। 56 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें जब जमा करें तो 15 आ जाए। ठीक है जी, तो 15 को ब्रेकअप कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कि इसके जो दो हिस्से बने जमा करने से वो a और c के फैक्टर्स हों दोनों के दोनों। तो अभी हम इसको ट्राई करना शुरू करते हैं 15 को। तो 15 को ब्रेकअप करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब 15 के फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। तो अब अगेन मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये अगर आपको टेबल्स याद हों तो आप ज़बानी कर सकते हैं। सो 15 के लिए आप ये लिख सकते हैं कि जी 14 जमा 1 इज इक्वल टू 15, लेकिन 14 इंटू 1 इज़ 14, तो 56 तो ना बना। सिमिलरली आप इस तरह से चलते जाएँ तो 10 + 5 जो है वो भी 15 बन जाता है, लेकिन 10 इंटू 5 जो है वो 50 होता है, और हमें ये 56 चाहिए। तो अल्टीमेटली इस तरह हम चलते जाएँ तो 7 + 8 15 होता है, एंड 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए, बिकॉज 7 इंटू 8 जो है वो 56 बन गया, जो ए सी के फैक्टर्स हैं, ए इंटू सी के यानी 56 के, और उनको जमा करके दरमियान की टर्म आ जाती है यानी कि बी आ जाती है। तो अब इस फैक्टर्स को लेके हम क्विकली वही मेथड जो पिछली दफ़ा लगाया था लगा देते हैं, यानी कि इक्वेशन x² वहीं का वहीं रहा। 15 को अब हमने ब्रेकअप करके लिख लिया 7x + 8x, और 56 वहीं का वहीं रहा। राइट, सो जस्ट टू बी वेरी क्लियर हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि ये जो टर्म है ये आ रही है वहीं की वहीं, ये जो आखिरी टर्म है ये यहाँ पर आ रही है, ये जो दरमियान की टर्म है इसको ब्रेकअप करके हमने 7 + 8 लिख लिया। और हम ये लिख सकते हैं बिकॉज 7 + 8 इज इक्वल टू 15, तो इक्वेशन वहीं की वहीं रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ हमने इसको ब्रेकअप किया। जब ये कर लिया तो अब इसके फैक्टर्स ले लेते हैं, वही कॉमन लेने का मेथड है। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन है तो x कॉमन आ गया, इसमें रह गया x + 7, और दूसरी दो टर्म्स में 8 कॉमन है और अंदर रह गया x + 7। और अगेन हमें वही नज़र आ रहा है कि जी 7 दोनों साइडों पे आ रहा है, सॉरी x + 7 दोनों साइडों पे आ रहा है। तो अब हम x + 7 को कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x + 8। अब या तो इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर x + 7 0 है तो x + 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज इक्वल टू -7, और अगर x + 8 0 है तो x इज इक्वल टू -8।
तो इस दफ़ा हम ये करते हैं कि हम इसको वापस इन टर्म्स को डाल के इक्वेशन में देख भी लेते हैं। सो अब इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर, एक्स अब चूँकि हम कह रहे हैं कि -7 है तो हम लिख देंगे -7 स्क्वायर प्लस 15x था, अब आ गया 15 इंटू एक्स, एक्स हम कह रहे हैं -7 तो -7 उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, प्लस 56 शुड बी इक्वल टू 0, राइट। 7 7 49, ये 49 आ गया, प्लस 15 इंटू -7 अगर हम करें तो ये आता है 105 और ये नेगेटिव 105 है तो ये नेगेटिव 105 आ गया, प्लस 56। और अगर इन तीनों को आप बेशक कैलकुलेटर पे भी करके देख लें तो ये लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि हमारी इक्वेशन प्रूव हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। इसी तरीके से दूसरा जो आंसर है इसका -8, उसके साथ भी यही हम मेथड लगाते हैं, यानी इसको रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो इस दफ़ा बन जाएगा -8 स्क्वायर प्लस 15 इंटू -8 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब 8 8 से 64, 15 इंटू -8 इज इक्वल टू -120 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। और इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड पे भी 0 आ जाएगा, राइट साइड पे भी 0 आ जाएगा, सब यानी कि ये दोनों जो थे हमारे आंसर ये करेक्ट थे। -7 को भी अगर इक्वेशन में लगाया जाए तो भी आंसर करेक्ट आता है, और अगर -8 को लगाया जाए तो भी आंसर करेक्ट, तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और कर लें, चलें प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है, इसलिए मैंने एक और इक्वेशन इसलिए भी लगाई है बिकॉज इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। इसमें जो हमारा कोफिशिएंट आ रहा है वो है ए, जो है अभी तक जितनी इक्वेशंस आ रही थी उसके अंदर 1 था, इसके अंदर 2 है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। सो इसको ज़रा प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं एक दफ़ा, क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं टर्म्स को। सबसे पहले ए इज़ इक्वल टू 2 दिस टाइम, कि पहला सम है जिसमें ए 2 आ रहा है, वरना सब में 1 ही था। बी इज़ इक्वल टू 7 एंड सी इज़ इक्वल टू 3। अगेन हमने क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 6। और अब हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं 6 के, जिनको जमा किया जाए तो 7 आ जाए। अच्छा, ये तो नज़र ही आ रहा है कि 7 को अगर हम 6 + 1 लिखते हैं तो 6 1 ज़ा 6 और 6 + 1 7, तो इस पर हम इसको ज़बानी कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने सिर्फ 7 को ब्रेकअप करके 6 + 1 लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, अच्छा, अब इसके कॉमन ले लेते हैं। अब इस दफ़ा जो कॉमन आएगा, अभी तक जितनी थी उसमें पहली साइड पे कॉमन सिर्फ x आता था, इस दफ़ा चूंकि इसके साथ एक 2 भी लगा हुआ है तो 2 भी कॉमन में आ सकता है और आएगा। सो ये आ जाएगा 2x कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, इसको क्लियर कर लें। 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6x, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, 3 अंदर छोड़ दिया। 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो हमने x कॉमन ले लिया। और दूसरी जो दो टर्म्स हैं हमारी ये वाली, इनके लिए 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस 1, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है इनफैक्ट, तो हम 1 बाहर लिख सकते हैं और x प्लस 3 को अंदर ला सकते हैं। इसको भी ज़रा क्लियर कर लें, यानी कि अगर इन दोनों टर्म्स को देखा जाए तो एक्चुअली इसमें कोई ऐसी हमें कॉमन चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल अगर हम इस टर्म को भी समझेंगे 3 इंटू 1 है तो वो 3 ही रहता है, तो हम 1 एज्यूम हमेशा कर सकते हैं, तो 1 का फैक्टर तो हमेशा निकल सकता है। सिमिलरली 1x जो है उसके अंदर भी 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको अगर हम ना भी लिखते तो भी ये अंडरस्टूड था कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर अकेला वेरिएबल है, तो हमने 1 को ही बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, और इसको हमने लिख दिया x प्लस 3 दोनों साइडों पे आ गया, x प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया और दूसरी साइड पे 2x प्लस 1 आ गया। और अब वही बात कि जी या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू -3, या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी, तो दो आंसर एज यूजुअल हमारे आ गए, एक x इज इक्वल टू -3 और एक x इज इक्वल टू। सो अगर इसका वेरिएबल यानी कि पहली टर्म का वेरिएबल जो a कहलाता है वो 1 ना हो तब भी कई दफ़ा फैक्टराइजेशन मेथड लग जाता है। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा नहीं लगता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दरम्यान की टर्म और a और c का मल्टीपल ऐसा होता है कि फैक्टर सिरे से बनते ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में हम दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बात हम आज की वीडियो में अभी नहीं करेंगे, मे बी किसी आने वाली वीडियो में शायद उसका हम जिक्र कर लें, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।